Hello, people. A very good afternoon, everyone. What's your name? हेलो 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 यार, फटाफट से मुझे एक बार बता दो कि क्या आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है और क्या आपको आवाज एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही है। ठीक है, ताकि एक बार अपन वंस वी स्टार्ट तो उसके बीच में अपने को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो इज माई स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल टू एवरीवन एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ये एकदम मस्त दिख रही है ना? चलो, बहुत ही बढ़िया। तो यार भाई लोग, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे मेरे बारे में, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, स्टिल मैं बता देती हूँ। सो माय नेम इज़ विशिष्टा नायक, आई एम एन एडवोकेट। मैंने BA LLB किया है और उसके बाद मास्टर्स भी किया है, LLM भी किया है। उस टाइम पे BA LLB जब करते थे तो हमारा BA ऑनर्स हुआ करता था, मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे आम BA होता है, बस ये इंटीग्रेटेड कोर्स था 5 साल में जो लॉ वाला होता है। तो हमने 3 साल BA पढ़ा था और उसके बाद LLB पढ़ा था। तो जब मैंने BA पढ़ा था तो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स लिया था। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स, टीचर्स को असिस्ट करना, TA बनना, ऑल दैट थिंग। आई हैव ऑलवेज लव्ड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। प्रॉबेबली इसलिए आज की डेट में मुझे ये पढ़ाने का आप लोगों को मौका मिला है। सो आई एम विशिष्टा नायक अगेन एंड आई एम गोइंग टू टेक अप योर बिजनेस इकोनॉमिक्स इन योर CA फाउंडेशन, है ना? कौन सा अटेम्प्ट देने का अपन सोच रहे हैं, है ना? तो द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव, अपने को क्या करना है, अपने को इकोनॉमिक्स को ही ना इकोनॉमिकली पढ़ना है। वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि होता क्या है और किस तरीके से होता है। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिकली पढ़ने का मतलब है जितना टाइम है अपने पास और जितने रिसोर्सेस है अपने पास, दोनों को अपन मिक्स करके ऑप्टिमम रिजल्ट लेकर आएंगे। जितना टाइम है और जितने रिसोर्सेस हैं यूज करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो अपना आ सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर। बिकॉज यहां पे वी डोंट स्टडी टू क्वालिफाई। क्वालिफाई आप बहुत आराम से कर सकते हो, क्वालिफाई आप खुद के दम पे भी कर सकते हो। आज की डेट में आई कंसिडर एवरी स्टूडेंट इतना होशियार आज की जनरेशन में। तो आपको प्रॉबेबली इस एज में जितना हमको आता था उससे कहीं ज्यादा आपको आता है अभी की एज में। तो क्वालिफाइंग उतना डिफिकल्ट नहीं होता। टारगेट अपन सेट करके चलते हैं कि यार अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करेंगे और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करके अभी ही तोड़ फोड़ मचा के फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे। तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बिल्ड होता है ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे काम आएगा और वही लेकर आपके नाम के आगे जब CA लगेगा, आज की डेट के कॉन्फिडेंस को लेकर आप वहां तक पहुंचोगे। तो कॉन्फिडेंस इन लाइफ मैटर्स अ लॉट। बहुत सारी चीजें होती है जो शायद अपने बस की नहीं होती, लेकिन अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अटेम्प्ट करोगे उसको। और बहुत सारी चीजें सिर्फ क्योंकि आपने अटेम्प्ट की इसलिए आपको पता चलता है कि यार इसमें ये करके तो निकल सकता है। बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट करने के ही डर जाते हैं। तो वो अटेम्प्ट करने के लिए ना अपने को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करके। ठीक है, तो टारगेट वो सेट करके अपन आगे बढ़ने वाले हैं। चलो सो भाई लोग, स्टार्टिंग विद आज बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन करेंगे। आप अपना पहले वाला जो सिलेबस हुआ करता था, अभी न्यू स्कीम लॉन्च हुई है। पहले वाले सिलेबस में ऑलमोस्ट ये चैप्टर्स आधे थे, 5 ही चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 10 चैप्टर्स हैं। तो हम ना बिजनेस इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपका मॉड्यूल भी जो ICAI का ऑफिशियल मॉड्यूल है वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है। शुरू के 5 चैप्टर्स जो है दे मोस्टली टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। 6th चैप्टर से 10th वाला जो चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। आपको जो नोट्स भी मिलेंगे, जो नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग, वो आपको जो नोट्स भी मिलेंगे बाकायदा आपके प्रॉपर मॉड्यूल वाले नोट्स होंगे। और एक और समथिंग वेरी स्पेशल आई हैव फॉर यू इज अ स्मार्ट चार्ट बुक। स्मार्ट चार्ट बुक क्या होती है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अपन साथ साथ में बनाते भी जाएंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। ये दोनों चीजें फर्स्ट हैंड आपको सबसे पहले मिलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड मटेरियल बुक्स भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जैसे आपका मान लो फर्स्ट चैप्टर हुआ, उसके अपन जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट दैट MCQ। सेकंड चैप्टर अपना खत्म हुआ, उसकी प्रैक्टिस करते टाइम उसके MCQs। ठीक है, चार्ट बुक एंड दिस मॉड्यूल यू विल गेट फर्स्ट हैंड। अब मेरी क्लास लगाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जो जरूरत है, विच आई वॉन्ट यू ऑल टू सिट डाउन विथ, इज पेन। सिर्फ ब्लू नहीं, थोड़ा सा मुझे पता है लड़कों को दिक्कत जाएगी, बट प्लीज थोड़ी सी मेरी बात सुनना। मजा आएगा अपने को नोट्स बनाने में और बाद में उन नोट्स को पढ़ने में। ठीक है, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं। तो ब्लू के अलावा हो सके तो प्लीज एक और कोई कलर लेकर बैठ जाना, ग्रीन, रेड, जो भी आपको जमता है, ब्लैक, हाइलाइटर,
हो सके स्टिकी नोट्स, ठीक है। स्टिकी नोट्स जहां जहां अपने को जरूरत पड़ेगी, जहां जहां मैं हाईलाइट कराऊंगी, एवरीवेयर आपको मैं बताते जाऊंगी और उस हिसाब से अपन चलते जाएंगे, ठीक है। तो अपन इकोनॉमिक्स को ना आज बहुत ही बेसिक कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये क्या होता है एंड अपन यहां से बिजनेस इकोनॉमिक्स पे कैसे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स अब मोस्टली आप लोग सारे के सारे ही 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, पढ़ा है एक बार। इकोनॉमिक्स में कभी एक शब्द सुना होगा आपने शायद, ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स तो सुना है भैया, ये तो अपने सबको पता है ना। इससे रिलेटेड एक वर्ड कभी ना कभी बुक में एक छपा दुबा बैठा होगा जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया। सुना है कभी? ये जितना भारी शब्द दिखता है ना, इसका इतना ही आसान मतलब होता है। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। अभी घर जाओगे ना वापस यहां से, वो जो घर बार पूरा जमा हुआ है जिसको पापा मम्मी मिलके चलाते हैं, वो क्या है आपका? इट्स अ हाउस होल्ड। तो ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। ये ओइकोनोमिया शब्द से आया है निकल के इकोनॉमिक्स। बहुत जमानों पहले एक भैया थे, अपने एडम स्मिथ था नाम जिनका, उन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उनकी बुक का टाइटल बहुत लंबा था, अपन ने शॉर्ट करके वेल्थ ऑफ नेशंस कर लिया। उस वेल्थ ऑफ नेशंस में ना उन्होंने बात की थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, टेक्निकली कभी और बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहां से पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से उनको ये चीज पता चल गई थी कि यार इकोनॉमिक्स ना जितना बड़ा शब्द है उतना ही आसान कंसेप्ट से निकल के आया है। मतलब उन्होंने इकोनॉमिक्स को पैदा नहीं किया, वो सडनली एक दिन सोकर उठे, ये नहीं बोले कि अरे अरे इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो बनाएंगे, एक मैक्रो बनाएंगे, अपन पैसे ऐसे खर्च करेंगे और वैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोसाइटी को नोटिस किया। सोसाइटी, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, सोसाइटी छोटी सी भी हो सकती है, सोसाइटी बड़ी भी हो सकती है। बेसिकली जिन लोगों से घिर के हम इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी का हिस्सा कौन हो गए? आपके दोस्त, दे आर अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। मेरी सोसाइटी कौन हो गए? मेरे जो कलीग्स हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे सर्कल में आते हैं, मेरे इर्द गिर्द जिनके साथ मैं किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट करती हूँ, वो सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस किया कि यार एक सोसाइटी में सारे लोग, और हम बात कर रहे हैं आदि मानव के जमाने से, मतलब जब इंसान को बोलना भी नहीं आता था प्रॉपरली, वो आ उ बंदरों की तरह जो चिल्ला के घूमते थे, आग लगाना सीखे थे, तब की बात कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक एक चीज कॉमन थ्रू आउट चलती आ रही है ह्यूमन नेचर में, वो ये है कि हर इंसान, तुम बच्चे को भी देख लो, मतलब ऐसा नहीं कि सोसाइटी पीछे गए और अभी के टाइम में आए, एज में भी देख लो, बहुत छोटा सा बच्चा जो अभी अभी खेलना दौड़ना सीखा है से लेके बड़े एडल्ट तक, मेरे एज में आ जाओ, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि हर इंसान का एक दिमाग चलता है कि मेरे पास कितना सामान है, मेरे पास कितनी उपलब्धि, जिसको हम कहते हैं कितने रिसोर्सेस, अगर इंग्लिश का अच्छा शब्द यूज करना है तो कितने रिसोर्सेस है मेरे पास, और उन रिसोर्सेस को मैं अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकता हूं। ये चीज बहुत पहले के जमाने से, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में टेम्परेचर्स होते थे, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती थी, तब भी अनाज उगाने के बाद उनको पता था भाई अब ठंड में तो जमीन ही सूख जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ इतना अनाज है, इस अनाज को हमको आने वाले 2.5-3 महीने जब हम कुछ नहीं उगा सकते तब यूज करना है, तब तक चलाना है अगर जिंदा रहना है तो शायद उनके दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं आया होगा इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो कर वही रहे थे एग्जैक्टली। तो इस सोसाइटी को नोटिस करके, सोसाइटी का ट्रेंड की किस तरीके से सोसाइटी चलती है उसको नोटिस करके उन्होंने बोला कि भैया ये तो इकोनॉमिया है। आप छोटे से हाउस होल्ड में चले जाओ, घर में बोलते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री का नाम बताए, भाई चीफ इकोनॉमिस्ट तो अपनी मम्मी है। कभी मम्मी को देखना, खास तौर पे वो मम्मियां जो कि हाउसवाइफ्स हैं, पापा की सैलरी आती है, हो सकता है घर में बड़ा बेटा कमाता हो उसकी सैलरी आती हो, इस सैलरी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि घर का किराना भी आना है, छोटे वाले को पार्ले जी बिस्किट के साथ क्रीम बिस्किट चाहिए वो भी दिलाना है, उसके साथ साथ शायद अगर छोटी बहन हो तो महीने की एक आध बारबी पकड़ के अगर वो खड़े हो जाए कि नहीं मम्मी नहीं जाऊंगी दुकान से बाहर, तो वो भी चीज पूरी करनी है।
ये सारी चीजें करके सेविंग्स थोड़ी सी अलग हटा के रखनी है फॉर इमरजेंसी। ये सब मम्मी कर लेती है कि नहीं? और अपन मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आप तो कुछ समझती नहीं हो। मम्मी को जिस लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, ये अपन ने बड़ी बड़ी बातें कर ली, इकोनॉमिया की बातें कर ली। अपन बहुत छोटी सी चीज पे आता है, ठीक है। योर नेम अगेन? नकुल। बहुत ही बढ़िया यार। तो नकुल, हमारे भैया यहाँ पे, आपका बर्थडे 1 सितंबर, बढ़िया यार। सो नकुल है यहाँ पे। अब इनका बर्थडे आता है 1 सितंबर को, आने ही वाला है कुछ टाइम में, है ना। अब नकुल ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था नकुल, तो अच्छे से बैचेस अटेंड कर रहा था, क्लासेस अटेंड कर रहा था, पापा की बातें सुन रहा था। पापा को दिख रहा था कि भैया ये अगस्त से थोड़ी बातें ज्यादा सुनने लगा है। मतलब इसको 2 बार नहीं बोलना पड़ता, बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, ये 1 बार में ले आता। पापा घर में घुसे, नकुल पानी के साथ हाजिर, क्योंकि बर्थडे आ रहा है 1 सितंबर को, है ना। नकुल अब अपना शौकिया, थोड़े तो शौक सबके होते हैं, और इस एज में तो और भी ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तब जाके शौक मरते हैं, तो अभी तो एकदम पीक ऑफ शौक। नकुल का आया बर्थडे, ठीक है। नकुल गया पानी का ग्लास लेके पापा के पास, सुंदर सी अपनी शक्ल लेके, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है बट बड़ी सुंदर सी शक्ल है इनकी, सुंदर सी अपनी शक्ल लेके पापा के पास गया पानी का ग्लास लेके कि पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा, पैर छुए, पापा पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए, आप बड़ा आदमी बनूं। लेकिन आप चाहें तो आप आशीर्वाद थोड़ा, मतलब अब आजकल तो ये भी नहीं चलता पापा जी पे, आप चाहें तो मैं आज ही 1 दिन के लिए बड़ा आदमी बन सकता हूं, आप चाहें तो। पापा भी खुश है नकुल से कि भैया काम धंधा कर रहा है बच्चा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दिख रहा है तरक्की की तरफ जा रहा है। पापा ने निकाले पूरे के पूरे 1000 रुपए और दे दिए नकुल के हाथ में। नकुल का मन किया कि वहीं के वहीं पानी का ग्लास जो अभी पापा ने हाथ में नहीं लिया है वो छोड़ दूं, क्योंकि 1000 रुपए में कुछ आता है आज की डेट में। अपने सपने क्या क्या है देखो, यहां पे आपको इस जो आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, यहां पे आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखेगा, मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। यहां पे सूरज का बर्थडे अपन नकुल का मना रहे हैं, ठीक है। अब 1000 रुपए दिए हैं, शौक बहुत सारे हैं। चलो एक एक करके बताओ किसको क्या क्या करना है। ऑनलाइन वालों आप भी बता सकते हो सजेशन, नकुल के बर्थडे के लिए अपन पार्टी कर रहे हैं। फेवरेट थिंग मूवी जाएगा, मूवी जाएगा, चलो ऑप्शन 1 है मूवी, ठीक है। ऑप्शन 2 और क्या करना है? गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है। अच्छा वो नहीं है, चलो मम्मी पापा देखते हैं क्या इधर, चलो दोस्तों को, चलो दोस्तों को तो ट्रीट देगा ना, वरना फिर वो पूरे साल जो बर्थडे बॉम्ब्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स को ट्रीट देंगे अपन, देंगे ना। तीसरा थोड़ा पुणे में रीडिंग पसंद, देखो अब अपना लड़का खुल रहा है धीरे धीरे, 2 मेरे को बताने पड़े, तीसरा आ गया। क्या पसंद है? बुक खरीदेगा, अरे बताओ, संस्कारी लड़का। रीडिंग तो कुछ, चलो खुद को भी गिफ्ट करेगा। चौथा एक और बता दे, चल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी जाएगा डिनर पे। चलो इतना सोच समझ के। गेमिंग सेंटर भैया अब खुले भैया, ऑप्शन 4 है, अब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सेंटर। और बता, आज तो बर्थडे है, 1 दिन में सब कुछ कर सकते हैं अपन। कुछ खरीदना है नया, बहुत टाइम से खरीदना हो, जो कि आईपैड 1000, देख रहे हो तुम, 1000 रुपए आईपैड का कवर ना आए। भैया को आईपैड खरीदना है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं अपन, शौक बड़ी चीज है। और कुछ भैया? और कुछ नहीं, बस। चलो मूवी की टिकट बता दो कितने की आ जाएगी? मूवी की टिकट आज की डेट में 200 तक की आ जाती है ना। एक को तो किसी को लेके जाएगा, अकेले तो जाएगा नहीं। अब ना बताओ चाहे, लेकिन अपन 400 लिख लेते हैं। फ्रेंड्स को ट्रीट देंगे तो वड़ा पाव की देंगे कि बड़ी जगह लेके जाएंगे? बड़ी जगह लेके जाएंगे। चलो फ्रेंड्स को ट्रीट बता दे, 300, उतना नहीं,
3,000 ये बजट से ऊपर जा रहे हैं। बाबू अपन थोड़ा इधर बजट को देखें, हाथ में जो पापा ने थमाया है उसको देखते हुए आगे बढ़ें थोड़ा। चल वड़ा पाव खिला दे यार दोस्तों को, वो भी क्या याद रखेंगे, वो बोलेंगे कि भाई तू 400 में मूवी दिखा लाया ना जो इंपॉर्टेंट था उसको, बस हम वड़ा पाव में खुश। 200 का रीडिंग, एक बुक खरीदेगा, एक बुक मान ले 150, कितना हुआ अभी? 4, 6, 7, 7.5। डिनर बचे कितने अभी? 250 बचे। चलो इतने का डिनर कर लिया। अब भैया गेमिंग सेंटर और आईपैड तो रह गया, लेकिन अभी हमने जो नकुल से पूछा, और जो नकुल शर्मा के पहले मूवी भी नहीं बोल रहा था और लास्ट पे आईपैड पे आके थमा है अपना लड़का, ये क्या दिखा रहा है हमको? ये हमको दिखा रहा है कि भैया ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। तुम इनको बिल्कुल, वो चीज होती है ना, वो इंसानों के लिए बनी है कि तुम उंगली तो पकड़ाओ सर पे अगर ना चढ़ जाए तो। ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है कि दे हैव अनलिमिटेड वांट्स, है ना। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मीन्स टू सैटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। क्या समझ में आया अपने को? अपने अनलिमिटेड वांट्स है, यहां 2 चीजें रह गई, गेमिंग सेंटर, आईपैड, है ना। और अभी अगर अपन और थोड़ा और आपको बढ़ावा देते तो 5-6 चीजें और ऐड हो जाती। अनलिमिटेड वांट्स, बोलते हैं अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बताओ, तो बता देते। अनलिमिटेड वांट्स दिख गया अपने को, लेकिन 1000 रुपए अपने को क्या दिखा रहा है अपनी? हाँ वही जो दिमाग में आ रहा है, अपन बोलेंगे नहीं, बट अपने को दिखा रहा है कि भैया हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है? लिमिटेड या स्कार्स। स्कार्स का मतलब थोड़ा कम, कमी होना को बोलते हैं हम स्कार्सिटी, है ना। तो ये 2 तो फंडामेंटल फैक्ट्स हो गए अपने। क्या? ह्यूमन बीइंग्स के जो वांट्स होते हैं, जरूरतें नहीं, जरूरतें मतलब नीड्स होता है, वांट्स मतलब चाहते। चाहते ह्यूमन बीइंग्स की होती हैं अनलिमिटेड, लेकिन उन चाहतों को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं वो होते हैं स्कार्स। पापा ने दिए 1000 रुपए। अब मैम अगर पापा 1 लाख रुपए दे देते तो शायद ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम झुटला देते। बेटा तुमको 1 लाख रुपए देते ना, तो यहां अगर ये 1000 में आईपैड का सपना देख सकते हैं, तो तुम 1 लाख में लंबोर्गिनी के सपने देख रहे होते। तो दिस इज ह्यूमन नेचर, और इसी ह्यूमन नेचर बेसिक कंसेप्ट से निकल के आया है अपने फंडामेंटल फैक्ट्स या फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फटाक से एक टेबल बना के इसको आसानी से लिख लेते हैं। ये चार्ट बुक मैं आपको अलग से भी बना के दूंगी, और ये चार्ट बुक आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, चार्ट से क्या होता है? ये कहलाती है माइंड मैपिंग टेक्निक। इस माइंड मैपिंग टेक्निक में ना, जब आप किसी चीज को, एक पैराग्राफ को ब्रेक डाउन कर करके, टुकड़ों में कर करके एक्सप्लेन कर लेते हो चार्ट फॉर्म में, एक बड़ा सा पेज आपका 4 हिस्सों के चार्ट में बन जाता है ना, तो जब आप दोबारा खोल के उसको रिवाइज करोगे तो आपको आधे से भी कम टाइम लगेगा। तीसरे बार जब उसको खोलोगे ना रिवाइज करने के लिए, तो आपकी आंखों में वो विजुअल मेमोरी कहलाती है, आपके चार्ट छपा हुआ होगा। ठीक है, तो हम चार्ट साथ में बनाते जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम आप चार्ट बुक देने वाले हो तो बनवा क्यों रहे हो साथ में? इसलिए कि आप जब अपने पेन और हाथ से खुद से बनाते हो ना, तो वो आधी चीज तो आपके सबकॉन्शियस में वैसी फीड हो जाती है। तो 80% मेहनत अपन क्लास में ही करने वाले हैं, बाकी बची 20% आपको जब होमवर्क दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं, तब आप घर जाके करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भैया हमको इससे क्या दिख गया? ये जो हमारे नकुल भैया हैं, पहले मैं नकुल बोल रही थी लेकिन अब मैं इज्जत से बात कर रही हूं क्योंकि मैंने देखा आईपैड के ख्वाब। इनके जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट इनके पास क्या है? इनके पास है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस इस केस में क्या हो गया? जो पापा ने पैसे दिए, सिंपल सी बात। जो इनके पास रिसोर्सेस हैं वो हो गए लिमिटेड। समझ में आया? अब इस केस में अपने सामने एक दुविधा आ रही है। पहले तो अपने को इससे एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वो क्या है? नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी
सेटिस्फाइड, है ना? ये अपने को समझ में आ गया कि भाई अपनी जो सारी की सारी चाहते हैं वो पूरी नहीं हो सकती। अपन चाह रहे हैं सुबह पूजा को मूवी ले जाएं और शाम में हो सकता है एक और मूवी का चांस बन पाए, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, है ना? इससे अपने को क्या समझ में आया कि हमारे सामने है एक चॉइस या सेवरल चॉइसेस। या तो आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो। ये करोगे तो वो छोड़ना पड़ेगा, वो करोगे तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। अब अपन ये क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं, चॉइस। और ये जो चॉइस आप कर रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि नहीं यार गेमिंग रहने दो, मेरे को किताब पढ़ना ज्यादा पसंद है, या नहीं यार डिनर रहने दो, एक काम करता हूं दोस्तों को ले जाता हूं, या यार मूवी रहने दे, एक दिन के लिए छोड़ दे, अगले हफ्ते वैलेंटाइंस के दिन उसको ले जाऊंगा, आज बर्थडे दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों को अच्छा खाना खिलाता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो अब चॉइस के साथ? ये अब आप डिसीजन ले रहे हो, है ना? चॉइस थी अपने पास, जब आपने चूज कर लिया कि मूवी छोड़ दोस्तों को खाना खिलाने लेके जाता हूं, तो आपने क्या किया है? ये आपने डिसीजन लिया है। तो चॉइस से आपका निकल के आता है डिसीजन। अब इमेजिन करो जब एक इंसान के लाइफ में इतनी बड़ी दुविधा आ सकती है सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे के दिन, तो हर दिन कितनी बड़ी बड़ी आती होंगी, कितनी सारी इस तरीके की चॉइसेस उसको करनी पड़ती होंगी, बहुत सारी सीरियस भी, बहुत सारी ये हमने फनी देखा जैसे। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं कि आमदनी ज्यादा नहीं है, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत एकदम स्कॉलर हैं, लेकिन घर में जो पैसा आता है, जो आमदनी है उनके पापा की, वो शायद उतनी अच्छी ना हो। अब उनके पास चॉइस है कि या तो इतने पैसों में दोनों बच्चों को पढ़ा लें, या इतने पैसों में एक बच्चे को बहुत अच्छी जगह पढ़ाएं और दूसरे बच्चे की एजुकेशन ही छुड़वा दें। तो आप इमेजिन करो जब एक इंसान को इतने ज्यादा चॉइसेस और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो जब अपन कंपनी के लेवल पे बात करें या जब अपन एक बड़ी इकोनॉमी या नेशन के लेवल पे बात करें, तो रोज में इनफैक्ट हर एक मिनट कितने सारे डिसीजन लिए जाते होंगे। अभी अगर अपन ऐसे सैटेलाइट से जूम आउट करें ना और फ्लैश करें कि इस अर्थ पे कितनी जगहों पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो यू विल बी शॉक्ड। हर एक मोमेंट कोई ना कोई डिसीजन लिया जाने वाला होता है, जिसमें या तो कई हजार डॉलर्स का फायदा हो जाएगा या कई हजार डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। अब एक इंसान जब इतना सोच रहा है कि यार बर्थडे केक खरीदूं कि कोल्ड ड्रिंक पी लूं, इतना सा बस उसको टेस्ट का फर्क पड़ रहा है, तो एक कंपनी जिसकी पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस चॉइस पे, इस डिसीजन पे, वो सोचो कितना ज्यादा सोचते होंगे। और वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो एजुकेटेड या नॉलेज के साथ सोचते होंगे। और जिस नॉलेज को लेकर वो ये डिसीजन लेते हैं, वो नॉलेज पता है उनको कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये डिसीजन जो उनको लेना होता है, इसके लिए वो पूरी की पूरी हेल्प लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे तरीके सिखाता है कि अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो आप किस तरीके से सूझबूझ के, सोच समझ के वो डिसीजन ले सकते हो। इसलिए ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर ऑफ डिमांड। अब डिमांड आप स्कूल में पढ़ के आए होगे, मोस्ट ऑफ यू ऑल, है ना? लेकिन आप डिमांड हमेशा एकदम एज अ कंसेप्ट पढ़ के आए हो, आप एज अ थ्योरी पढ़ के आए हो कि भैया डिमांड ये होता है, डिमांड की थ्योरी ये होती है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, अजम्पशन ये कहता है, अपन पढ़ के आए हैं। यहां अपने को क्या करना है, जो अपन पढ़ के आए हैं उसको, कंसेप्ट को क्रैक डाउन करके समझना है, ताकि अपन उसको अप्लाई कर पाए। अब यहां जब हम सेकेंड चैप्टर में डिमांड की बात करेंगे ना, तो हम डिमांड को प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। प्रोड्यूसर एक मार्केट में आकर, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं बैग्स की, ठीक है? ये जो स्टूडेंट्स बैग्स लेकर जाता है ना इधर उधर, कॉलेज स्कूल, बहुत ज्यादा बैग्स चलते हैं। बचपन में बहुत शौकिया भी होते हैं बच्चे कि हर साल सेम बैग थोड़ी ना लेके जाएंगे, होता है ना? बड़े होते होते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन बैग्स की मैं प्रोड्यूसर हूं,
अब मैं आई मार्केट में, मैं मार्केट में क्या देख रही हूं कि डिमांड किस तरीके की है बैग्स की, है या नहीं है। क्या स्कूल बैग्स की ज्यादा डिमांड है तो मैं बारबी, स्पाइडरमैन उस टाइप के बैग्स बनाऊं, या कॉलेज में जो थोड़ा सोबर डाउन हो जाता है लोग, थोड़ा सिंपल बैग चाहिए होते हैं, उसकी ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से मैं मैन्युफैक्चर करूं। किस शहर में ज्यादा करूं, किस शहर में कम करूं, कहां ज्यादा भेजूं, किस मार्केट में कम भेजूं, ये मैं एज अ प्रोड्यूसर ये सब देख रही हूं। फिर उसके बाद मैं क्या स्टडी कर रही हूं, प्राइस थियोरी। ऐसा क्या प्राइस सेट करना चाहिए कि लोगों को वो चीज सही भी पड़ जाए, मतलब लोगों को रीजनेबल भी लगे, वो खरीद भी सके, और ऐसा भी ना हो कि भैया मेरा ही दिवालिया निकल जाए, इतने सस्ते में चले जाए कि हम ही सड़क पे आ जाए। फिर उसके बाद मैं क्या स्टडी कर रही हूं, मैं देख रही हूं कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि आप हर चीज सही करने के बाद भी ना आप किसी इंसान के दिमाग में घुस के तो देख नहीं सकते कंज्यूमर क्या सोचेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अपन आगे जाके पढ़ने वाले, प्रैक्टिकल एकदम एग्जाम्पल, ठीक है। टाटा नैनो पता है ना सबको, बहुत बेहतरीन उसकी स्टोरी है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वैसे देखा जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ माइक्रो, लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत स्टडी करके आपको एनवायरमेंट तो देखोगे ना। कहीं पे नया प्रोडक्शन यूनिट डालना है, मान लो किसी आपको नई कंट्री में जाकर आपको डिसाइड करना है कि यहां पर प्रोडक्शन यूनिट डाले ना डाले, यहां पे अपने गुड्स बेचना शुरू करें ना करें। अब वहां अंदर घुसने से पहले, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस थ्योरी में जाने से पहले वहां का माहौल देखोगे कि नहीं, पहले ये देखोगे कि नहीं कि भैया हम जहां बेचने गए हैं वहां इस चीज की कीमत है, क्या पता कल्चर डिफरेंस हो, क्या पता बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे, मतलब एग्रीगेट लेवल पे कोई ऐसी बड़ी चीज डिफरेंट हो कि आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो पहले तो आप माहौल स्टडी करोगे, पहले आप ओवरऑल, आप समझ रहे हो, ऊपर से जो एक बर्ड्स आई व्यू लेके स्टडी करते हैं, ओवरऑल एग्रीगेट देखने को, वो देखोगे ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है एनालाइज करने से पहले, और वो एनालाइज करने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करता है, एग्रीगेट। मैक्रो याद रखो, बहुत अच्छा याद रखने का तरीका, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां ए आ रहा है ना, ए से याद रखो एग्रीगेट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे देखता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एक पूरी इकोनॉमी का क्या ट्रेंड चल रहा है, समझ में आया। वहीं जब अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहां आता है आई, आई से याद रखो, वेरी गुड, इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एक इंडिविजुअल, एक छोटी सी कंपनी, एक छोटे से फॉर्म कि वो किस तरीके, उनका किस तरीके का बिहेवियर है, उसको जब आप इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे आके स्टडी कर रहे हो बिहेवियर को, और देख रहे हो कि भाई क्या आप एनालाइज कर रहे हो एक तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप एग्रीगेट लेवल पे देख रहे हो तो मैक्रो। तो बहुत सारी जगह आप ऐसा सुनोगे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ बुक्स में लिखा भी होता है कि बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न्ड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वाइल दिस इज ट्रू, आप बोलोगे कि यस हमको बताया गया है, हमको पढ़ाया गया है कि हाँ ये सच है, बट ये बोलना कि ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स गलत है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, आप कहीं पे अगर बिजनेस डालने का सोच रहे हो, कहीं पे अपना जो भी आप प्रोड्यूस करते हो आप बेचने का सोच रहे हो, आप कंज्यूमर बिहेवियर तो बाद में देखोगे, पहले तो वहां नेशन को स्टडी करोगे। मान लो मेरे को किसी नई कंट्री में जाना है, मैं उस कंट्री का जीडीपी देखूंगी कि नहीं, कि उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है देखूंगी कि नहीं। तो अब मैं ये क्या देख रही हूं, मैं वहां का माहौल देख के जा रही हूं, क्या स्टडी करके जा रही हूं मैं वहां, एग्रीगेट। फिर मैं वहां मार्केट में उतर के जब इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस थियोरी के बारे में पढ़ाई कर रही हूं, डिमांड देख रही हूं, कंज्यूमर बिहेवियर देख रही हूं, तब मैं आ रही हूं माइक्रो पर। समझ में आया। तो ज्यादातर बात अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो की करते हैं, लेकिन शुरुआत अपन मैक्रो से करते हैं। क्लियर, अच्छे तरीके से। ऑनलाइन वालों, टिल हियर आर वी टुगेदर। अच्छा, एक बहुत ही
थोड़ी डिफरेंट सी चीज है, बट मेरे बच्चों को आदत है, आप लोग सिंस यू आर माई न्यू स्टूडेंट्स तो मैं आपको सिखा देती हूँ. व्हाट हैपेंस इज, जब अपन कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो मेरी आदत है मैं आपसे पूछती हूँ आर वी गुड टू गो. मतलब यहां तक का अपन ने कंसेप्ट पढ़ा, मैं आपसे पूछूंगी आर वी गुड टू गो. ठीक है, तो यहां लाइन से मुझे सबके कमेंट्स आते हैं, गुड टू गो गुड टू गो गुड टू गो, GTG. ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूं एक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद कि आर वी गुड टू गो, तो अगर आपको समझ में आए, ये नहीं कि मैम ने सिखाया है कि गुड टू गो तो गुड टू गो बोलना है, अगर आपको क्लियर है यहां तक, इफ यू आर विथ मी यू विल टेल मी गुड टू गो. ठीक है, सो आर वी गुड टू गो एवरीवन? चलो बहुत ही बढ़िया. तो ये अपन ने अभी देखा कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है, और अपन इतने छोटे लेवल से क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम बेसिक. आप बोलोगे कि मैम ये सब तो इतना बेसिक होता है, हम पढ़ के आए हैं, 11वीं में भी पकाया था, 12वीं में भी पकाया था, आप भी पकाओगे क्या? जब तक कंसेप्ट बेस बिल्ट नहीं होगा ना, और बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर अगर अपन कितने भी माले की बिल्डिंग खड़ी कर दें वो गिरेगी ही. बेस स्ट्रांग होगा तो आप फ्लोर्स ऐड करते जाओ, बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आप फ्लोर्स तीसरा चौथा भी ऐड करोगे ना, बिल्डिंग जरा से झटके में गिर जाएगी. और झटका क्या देता है? झटके देते हैं आपके टेस्ट. जब क्लास टेस्ट होंगे, जब MCQ टेस्ट होगा, तो वो झटका देगा. तो आपकी बिल्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने अच्छे से आप सस्टेन कर पाओगे, उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे. और ये आपका बेस है. ठीक है, तो हो सकता है अपन पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अपन वापस से क्यों इसको एक तरीके से रिवीजन ले लो. इसको क्यों अपन कर रहे हैं? ताकि अपना बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग करके अपन आगे चले, एक एक चीज क्रैक डाउन करके इजीली पढ़े. ठीक है, अपन यहां इस क्लास में एक भी जगह, एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं करने वाले हैं कि ऐसा हो गया बेटा रट लो, ऐसा ही है. आई थिंक अभी तक जो भी बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ चुका होगा कि एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ऐसा नहीं बोलती हूं कि बेटा यहां पे ऐसा है, ओ इकोनोमिया है रट लो, ओ इकोनोमिया हाउस होल्ड है रट लो, या मैक्रो रट लो. इसका मतलब ये होता है. तो द वे आई टीच या द वे आई बिलीव कि अ स्टूडेंट शुड बी टॉट इज, जो उनके दिमाग में एक वाई होता है ना, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा आंसर करके आगे चलो. अपन हर एक कंसेप्ट का वाई क्रैक डाउन करेंगे ताकि वो कंसेप्ट आज के डेट में नहीं, पूरे जिंदगी के लिए आपसे दिमाग से कभी ना निकले. ठीक है, तो एक एक चीज का अपन उठा के वाई क्रैक डाउन करके चलते हैं. तो अभी अपन ने समझा कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स मोटा मोटी ऊपर से क्या होता है, और अपन ने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. कोई भी जो मुझे ये बता सकता है कि बिजनेस क्या होता है? ये अपन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स तो समझ लिया, इकोनॉमिक्स भी समझ लिया, बिजनेस को अपन क्या बोल सकते हैं? धंधा. क्या बात है, धंधे को बहुत ही अच्छा. नहीं नहीं नहीं, एकदम सही. जो पहली चीज दिमाग में आए ना वही सही आंसर होता है. धंधे को इंग्लिश में क्या बोले? बिजनेस. थोड़ा सा अपन अच्छे भाषा में लिखें तो अपन लिख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है. ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आ जाएगी, और ये सारी चीजें बिजनेस के अंडर आ जाएंगी, है ना. कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है, या कोई भी इंसान जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसका पर्पस क्या होगा, क्यों कर रहा है वो ये? टू अर्न प्रॉफिट. वेरी वेरी गुड. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट एम क्या है इसका? टू अर्न प्रॉफिट, है ना. तो ये अपने को समझ में आ गया कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का तरीका क्या होगा? अगर अपन एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट थ्रू आउट अप्लाई करें कि प्रोडक्शन में भी वही होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी वही होता है, सेलिंग में भी, 1000 तरीके की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, सब में एक कॉमन चीज होती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट. अब इनपुट में अपन ले सकते हैं मैन. मैन मतलब इंसान नहीं, मैन मतलब लेबर. ठीक है, तो इनपुट में अपन डाल सकते हैं मैन. आप रॉ मटेरियल डाल सकते हो, कोई भी चीज बनाने के लिए जो लगती है.
आप यहां कैपिटल डालोगे, भैया कोई भी धंधा बिजनेस शुरू करना है, कैपिटल तो लगेगा, लेबर लगेगा, लैंड लगेगा, ये सारी चीजें इनपुट होती हैं, है ना, ये आती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होता है, इनको ट्रांसफॉर्म करके आप बनाते हो आउटपुट। आउटपुट में आपके क्या आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात, अब देखो ये जो अपन ने पूरी कहानी सुनी, ये एक तरीके से कहानी की तरह फ्लो कर रही है। अपन ने देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर अपन ने देखा कि भैया इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्यों जाता है। एक शब्द में अगर अपन बोले इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाने में, कि इकोनॉमिक्स हमको थ्योरी बताती है, जब उसको आप बाहर दुनिया में निकलकर अप्लाई करते हो तो वो बन जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर से एक बार, इकोनॉमिक्स अपने को क्या सिखाती है, थ्योरी, अपने को कंसेप्ट सिखाती है, क्या होता है डिमांड, क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर, क्या होता है प्राइस थ्योरी सिखाती है। जब आप बाहर दुनिया में निकल के प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई करते हो, इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हो, तो वही चीज बन जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां से आपका एक सीधा सीधा एमसीक्यू बन जाएगा, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी बनने लगा है कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं। मैंने क्या बोला, आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज यूज करके क्या करते हो, बाहर की दुनिया पर क्या करते हो, अप्लाई करते हो, है ना, अप्लाई वर्ड यूज किया, हेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपन अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अब अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है, इनसे बहुत ही इजीली आपके 4 एमसीक्यूज बन गए, जो अपन ने लॉजिकली समझा है कि इकोनॉमिक्स को क्या करते हो आप, तब जाके वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स बन जाता है। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, वो अपन 1 सेकेंड में समझेंगे। इकोनॉमिक्स सबको क्लियर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लियर है, बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, सबको क्लियर है। अब अपन ना एक केस सिनेरियो पे जाते हैं। देखो यहां पे अपन साथ में रीड करेंगे। मिस्टर वेंकट जो कि सीईओ है एक ग्लोबल फूड लिमिटेड कंपनी नाम की कंपनी है उसके, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पूरा ऐसा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। कोई भी चीज, नया प्लान अप्रूव होना है, कोई भी नया बिजनेस आइडिया आना है, ऐसे नहीं ला सकती कि मैं सीईओ हूं, मैंने डिसाइड किया कि आज से हम नई चीज बेचेंगे, ये नहीं कर सकते। बाकायदा अप्रूवल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो पूरा मीटिंग का बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंटेशन यहां पे दिखा रहे हैं, वो सब कुछ दिखा विखा के उनने बोला कि सो जेंटलमैन, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डू यू से, शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। तो ये जो फूड लिमिटेड कंपनी है ना, ये ऑलरेडी खाना, पैकेज फूड, ये सब चीजें बेचते हैं। इनका क्या प्रपोजल है मिस्टर वेंकट का, जो कि सीईओ है, इनका प्रपोजल है कि सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे हिसाब से, मैंने आपको रिसर्च दिखा दिया है, मैंने आपको ग्राफ्स दिखा दिया, मैंने आपको हर चीज दिखा दी, तो क्या बोलते हो, क्या अपन सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस में चले, सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में भी जाएं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचना भी स्टार्ट करें, कोका कोला, मिरिंडा, ये सब, ठीक है। मिस्टर शंकर जो एक बोर्ड के मेंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है, उन्होंने बोला गिव अस सम टाइम सर, हमको भैया थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। यू आर आस्किंग अस टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन विच विल हैव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। आप अभी अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया और आप हमको एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर हमने हाँ बोला कि चलो यार सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचना स्टार्ट करते हैं, तो एक पूरा नया फैक्ट्री डालना पड़ेगा, लैंड परमिट्स लगेंगी, 1000 तरीके की परमिट लगेगी, रॉ मटेरियल अलग से, ब्रांडिंग, मतलब दिमाग में खर्चा अनलिमिटेड। इतना मेजर डिसीजन लेने के लिए आप बोल रहे हो टाइम तो दो थोड़ा बहुत। इसमें मिस्टर वेंकट का क्या कहना है कि भैया आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, हम समझते हैं आप क्या कह रहे हो, बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। बहुत टाइम हो गया ये चूड़ी चकला बेचते हुए, ये ठीक है अपन यहां एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन अब अगर अपन ने एक्सपैंड नहीं किया ना तो बाकी कंपनीज अपने से आगे निकल जाएंगी। मैं समझता हूं आपकी दिक्कत, मैं समझता हूं कि आप टाइम लेना चाहते हो, लेकिन नाउ इज द राइट टाइम।
सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट इज ग्रोइंग फास्ट। उन्होंने जो पूरी रिसर्च करके आए थे ना, जो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि भाई देखो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस है ना कितना बढ़ रहा है, अपने को भी दिखता है ये बाहर। सॉफ्ट ड्रिंक इस समय में हर पार्टी में, जहां हार्ड ड्रिंक्स लोग नहीं यूज करते, इनफैक्ट जहां हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं वहां भी कोका कोला की एक बॉटल तो हर पार्टी में होती है। हर यंगस्टर के घर में एक दो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल आपको मिल ही जाएगी। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है। मिस्टर वेंकट का कहना भी सही है कि नहीं? अब यहां बोल रहे हैं कि दैट इज राइट, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द स्टैटिस्टिक्स शो देयर इज स्टिल रूम फॉर ग्रोथ इन द मार्केट। इसमें इन्होंने क्या बोला कि दूसरे बोर्ड मेंबर ने बोला कि भैया देखो, डर डर के, अब देखो सबके अपने अपने तरीके के ओपिनियन होते हैं, इसी तरीके से डिसीजन लिया जाता है। अपने को लगता है बोर्ड रूम में मीटिंग कैसी होती होगी, इतना बड़ा जियो फाइनेंस लॉन्च कर दिया कैसे, ऐसी डिस्कशन होता है। एक बोर्ड मेंबर ने बोला कि यार लेकिन ये तुम समझ रहे हो, एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड, एक और एग्जिस्ट करती है ब्लैक नेक्टर लिमिटेड, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स जो सालों से एस्टैब्लिश्ड है, मतलब लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो इनके अलावा नाम ही नहीं लेते किसी का। आप बोल रहे हो ऐसे मार्केट में उतरने के लिए? क्यों लोग हमारी ब्रांड को प्रेफर करेंगे, क्यों लोग हमारी सॉफ्ट ड्रिंक खरीदेंगे जब ऐसे धुरंधर लोग बाहर हैं मार्केट में ऑलरेडी? इसमें मिस्टर वेंकट ने बोला कि आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये भी तो समझो अब मार्केट में ग्रोथ का टाइम आ गया है, कुछ नया अपन लेके आए, कोई नया आइडिया लेकर आए, कोई नया बेचने का तरीका लेकर आए, तो वी कैन ब्रेक इनटू द मार्केट। अब ये पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है, समझ में आया? यहां आप भी अगर बोर्ड मेंबर होते तो आप क्या बोलते? अपने दिमाग में सोच के देखो। अगर आप यहां बोर्ड मेंबर बैठे होते, मैं मिस्टर वेंकट हूं, मैंने पूरा प्रेजेंट कर दिया, आपको अप्रूव करना है, और अप्रूवल के बाद आप मान के चलो $200-300 $1 मिलियन तो लगने ही लगना है टू स्टार्ट विथ। फिर ब्रांडिंग और ये सब में उससे डबल से भी ज्यादा लग जाएगा। आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है ये। क्या पता अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रहे, डूब तो रही नहीं है ना कंपनी की, डेस्परेशन में कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, क्या पता वहां से पैसे निकाल के इधर डाल दिए तो वो डूब जाए जो पुराना अपना चल रहा था। और ये जहां नई जगह डाल रहे हैं ये तो अभी ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़ा होना बाकी है। तो हमने चलता हुआ बिजनेस, मतलब वो होता है ना जो कुआं भरा हुआ है, पानी निकल रहा है, उससे पानी निकाल के सूखे में डाल दिया, तो सूखे पे भी कोई असर नहीं पड़ा, वो भी खाली हो गया। कितना बड़ा डिसीजन होता है, कंपनी डूब सकती है। तो ये सारी चीजें लोग इनके दिमाग में क्या चल रही है? शुड आर फर्म बी इन दिस बिजनेस? क्या इस बिजनेस में हमारी कंपनी को जाना चाहिए? शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिविंग द हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट? जब मार्केट में ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का इतना हाई कॉम्पिटिशन है तो क्या हमको उसमें उतरना चाहिए, या कोई ऐसी चीज लॉन्च करना चाहिए जिसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो, जो शायद इंडिया में उतना ज्यादा नहीं बिकती, वो चीज अपन मार्केट में लेके जाए? तो सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। तीसरा, इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, चलो डिसाइड कर लिया कि लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड? प्रोडक्शन की भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं, उनमें से कौन सा यूज करेंगे? फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स, जो मैंने अभी बताया इनपुट्स लाने, एंड एट व्हाट प्राइजेस सो एज टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज? अब आप मार्केट में प्राइस क्या सेट करोगे वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपको चीजें कितने की पड़ी। समझ में आ रहा है? मान लो कल को मैं कपड़े की फैक्ट्री डालूं और अगर मुझे रॉ मटेरियल ढाई धागा डाई मिला दिया मैंने, डाई धागा, ये बेसिक चीजें जो होती है, यान, ये सारी चीजें मुझे ही मार्केट से महंगी मिल रही हैं, तो मैं तो उसी हिसाब से प्राइस सेट करके बेचूंगी, थोड़ा तो प्रॉफिट कमाऊंगी। बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझसे ज्यादा सस्ते में बेच रहे हैं तो लोग मेरा माल क्यों ही खरीदेंगे? तो क्या प्राइस सेट करें, कितने में हम इनपुट लेकर आए और कहां से लेकर आए कि हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज ला पाए? आप देखना सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी में कोका कोला और पेप्सी और ये थम्स अप, ये धीरे धीरे थोड़ा अपनी महंगाई बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अब मार्केट में हम ही हैं बस। एक टाइम आया था, फिर सडनली देखना स्टिंग, एक लाल रंग का जहर, लाल रंग की ड्रिंक आती है, नो
हार्म टू एनीवन, बट मैंने पी के देखा था, मुझे उतना पसंद नहीं आया, माय ओपिनियन। वो आता है, फिर बीच में कितनी सारी, मतलब वो दिख माउंटेन ड्यू जैसा ही रहा है, बॉटल वैसी है, ब्रांड कोई और है। आजकल आप मार्केट में जाओ, आपको 10 तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगी। मोगू मोगू आ रहा है आजकल 70 रुपए का, पता नहीं क्या उसमें प्लास्टिक के टुकड़े डले हुए होते हैं, बट आप देख रहे हो हजारों ऑप्शन। और ये इतने कम प्राइस पर लेकर आए मार्केट में क्योंकि उनको दिख गया कि भैया हम कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हैं। इंसान नहीं खरीदेगा 30 रुपए की पेप्सी अगर हम उसको 20 रुपए में ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा टेस्ट का दे देंगे। तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट, एक इतना सा प्रोडक्ट भी जो लॉन्च होता है ना, 2 रुपए की टॉफी, उसके पीछे भी पूरा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स लगा हुआ होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। देखो, ये सब लोग देख के बता सकते हो क्या है? एप्पल, आईपैड याद आया? एप्पल है। एप्पल बनाया किसने था, मतलब कंपनी लॉन्च किसने की थी, स्टार्ट किसने की थी? कोई 2 भैया थे, स्टीव नाम के, याद आ रहा है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक। इन्होंने एप्पल, जो कि आज की डेट में द लार्जेस्ट ब्रांड ऑन द प्लैनेट है, मतलब तुम हमारे ऑफिस में आ जाओ, तुमको एप्पल ही एप्पल दिखेगा, ऐसा लगता है हम ही ब्रांड एम्बेसडर है उसके। लार्जेस्ट ब्रांड ऑन द प्लैनेट आज की डेट में। इनकी शुरुआत इन्होंने अपने गैराज से की थी, गैरेज जहां कार रखते हैं ना, वहां से पर्सनल कंप्यूटर बनाया था इनने। और आप इसके पीछे की कहानी बिलीव नहीं करोगे, ये पर्सनल कंप्यूटर बना के, ये देखा है कभी, सुना है? अटारी। एक टाइम था लेट 1980s 1990s का, जब ये अटारी एप्पल की जगह पे थी। लार्जेस्ट कंप्यूटिंग कंपनी, प्रोबेबली, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल सकते हैं इन द वर्ल्ड। ये स्टीव भैया दोनों एक पर्सनल कंप्यूटर बनाकर गए थे अटारी के पास और इनको बोला कि भैया हम चाहते हैं, टेक अ लुक एट आवर कंप्यूटर, हमने आपके ही पार्ट्स यूज करके एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया है, आप देखो एक बार, हम चाहते हैं आप उसको खरीद लो, अपना ब्रांड नेम लगाकर बेचो, हमको एज एम्प्लॉइज रख लो और हमको सैलरी दो। इमेजिन, एप्पल के ओनर्स उसको ये बोल रहे हैं। अब उस टाइम पे कोई नहीं इमेजिन कर सकता, 2 लड़के खड़े कंप्यूटर लेके अपना डब्बा जैसा, लेकिन विजन। अटारी का ओनर था, उसने ऐसे बैठ के देखा कि अच्छा, हम ही मिले तुमको सुबह सुबह। उसके बगल में एक उसका पार्टनर बैठा था, उसने बोला कि यार मतलब कंप्यूटर का कोई फ्यूचर नहीं है दुनिया में, मुश्किल से 4 कंप्यूटर ऑफिसेस में लगेंगे, पर्सनल कंप्यूटर घरों में तो आई कैन नॉट इमेजिन। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि घरों में कोई पर्सनल कंप्यूटर रखेगी। तुम क्या बना के लेकर आए हो बेटा? घर जाओ, पढ़ाई करो, कुछ काम धाम करो, जूते ही पॉलिश करो, कुछ तो करो। ये क्या कर रहे हो तुम? किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये था इनका बिजनेस डिसीजन। आज की डेट में अटारी बेयर मिनिमम प्रॉफिट्स कमाती है। एप्पल का 1000th टाइम भी नहीं है जितना अटारी एग्जिस्ट करती है, अभी भी डूब नहीं गई है, लेकिन छोटी मोटी गेमिंग कंपनी बची है अभी बस। उस टाइम पे उनके सामने आई थी अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको ये सिखाता है कि आपके लिए अवेलेबल जो टूल्स हैं, जो नॉलेज अवेलेबल है, उसको यूज करके किस तरीके से आप अपनी कंपनी को मैनेज करते हो। इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। यहां से अपने को समझ में आया इसको मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जो मिस्टर वेंकट का अपन ने पूरा डिस्कशन देखा, उसमें क्या कर रहे थे? वो अपनी कंपनी को एक तरीके से मैनेज कर रहे थे। मैनेज ही करना हुआ ना, कि एक और ब्रांच लॉन्च करें या ना करें, एक कम करें या ना करें, यहां से प्रॉफिट जो कमाते हैं वो निकाल के इधर फंड्स डालें या ना डालें, क्या कर रहे हैं? ये सब मैनेज कर रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को इसलिए अपन मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखा है, ये सबको पता है, न्यू कोक पता है? नहीं पता?
कोका कोला ना बहुत पुरानी कंपनी है, कहाँ की है पता है? तुक्का? अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है और ये कंपनी 1980s के भी पहले से शायद से फेमस है। हर घर में उस टाइम पे तो ज्यादा लोगों को कॉन्शियसनेस थी नहीं कि कितना शुगर हाई क्वांटिटी में रहती है, लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि घर गए और कोका कोला ऑफर कर रहे हैं। तो अपनी प्रॉफिट के एक्साइटमेंट में कोक ने पता है क्या किया? 1985 में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते करते इन्होंने लॉन्च किया ये नया बॉटल जिसमें लिखा हुआ है न्यू कोक। बाकायदा वहां सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे बैठे और उन्होंने डिस्कशन किया, पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगा दिया हर एक इंसान का जितना होगा, और बोला एक काम करते हैं, 1985 में अपन एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेल्स डबल करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, न्यू कोक। अब कोका कोला की रेसिपी ना सीक्रेट हमेशा से रही है, अभी कुछ साल पहले तक ही। मतलब वो ऐसे प्रोटेक्ट करते थे कि कई सारी थ्योरीज ऐसी ऐसी थी कि कोका कोला की रेसिपी अगर तुम जाओगे ना ढूंढने के लिए तो ऐसे वॉल्ट में रखिए कि सुपर मारियो जैसे तुमको पार करना पड़ेगा उसको, कि यहां से ऐसे लटक के सरिया आएगा, यहां से आग जाएगी तुम्हारे बालों में, इतना वेल प्रोटेक्टेड सीक्रेट रेसिपी। थोड़ा सा इनने चेंज कर दिया अपनी सीक्रेट रेसिपी, बिजनेस डिसीजन थोड़ा सा चेंज किया। लोगों ने खरीदा न्यू कोक, पहली बार में तो बहुत बिकी क्योंकि लोगों को टेस्ट करना था। लोगों ने खरीदा, पहला घूंट पिया, एक घूंट पिया और 2 घूंट बाहर निकाले, क्योंकि कोक पिया और जो पहले उसके खाया था वो भी बाहर आया। उनको इतना गंदा लगा टेस्ट, जरा सा चेंज किया था, लेकिन लोगों की ना इमोशनल वैल्यू अटैच थी इस कोका कोला से, इसके टेस्ट से। तुम देख रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर, सस्ते में भी दिया क्योंकि एनिवर्सरी थी, कुछ नया भी दिया, बॉटल भी चेंज की, लुक भी चेंज किया, सब कुछ किया, ब्रांडिंग भी की। कंज्यूमर बिहेवियर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। अपना ब्रांड बचाने के लिए इनको डबल करनी थी जो सेल्स, वो 20% गिर गई सेल्स, और ब्रांड बचाने के लिए इनने दूसरी कोका कोला की बॉटल लॉन्च की जो आज की डेट में भी यही चलती है, जिसको बोलते हैं क्लासिक। लिख के बेचते हैं हम वो क्लासिक कि भैया हमने कुछ नया नहीं किया, प्लीज प्लीज पुराना वाला है, यही योर फेवरेट। इस क्लासिक ने इस ब्रांड को बचाया है। बिजनेस डिसीजन। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट स्टोरी जो है वो, क्योंकि मैं अभी तक जो अपन ने बात की वो सब किसकी है, बाहर की कंपनीज है ना, अटारी, एप्पल, सब। इंडिया में आ जाओ, रतन टाटा सब जानते हैं। रतन टाटा जी एक बार ना रास्ते से जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, नहीं पढ़ाई, रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही ऐसा सिवियर 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट होते देखा। एक बंदा 2 व्हीलर पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ उसका। रतन टाटा जी के दिमाग में आया, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्रेट बिजनेसमैन, वो बोलते हैं तो सब शांत होकर सुनते हैं। उनके दिमाग में आया कि यार अगर ये आदमी कार के अंदर बैठा होता ना तो इसको शायद इतनी चोटें नहीं आती। तो उनको वहां से आइडिया आया कि क्यों ये कार के अंदर नहीं बैठा, क्यों ये 2 व्हीलर चला रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कार अफोर्डेबल नहीं है, मिडिल क्लास आदमी है। स्कूटर बाइक अगर चला रहा है, और वो भी फैंसी वाली बाइक, वो लाखों करोड़ों वाली नहीं, जो नॉर्मल अपने घर में स्कूटर और एक्टिवा और ये सब रहती है, वो 2 व्हीलर दिख के समझ में आता है मिडिल क्लास आदमी। बोले क्यों चला रहा होगा, क्योंकि शायद कार इसके लिए अफोर्डेबल ना हो। वहां से उनका चमका बिजनेस आइडिया। उनने बोला अगर मैं एक ऐसी कार बना के लॉन्च कर दूं जो इवन लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल बन जाए, तो इमेजिन, एक तो ये भी सोसाइटी के पर्पस से भी कि सोसाइटी की कितनी हेल्प होगी, और दूसरा प्रॉफिट्स के पर्पस से भी। अल्टीमेटली तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंसान प्रॉफिट ही कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट के पर्पस से भी, है ना। उनने बोला कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए। गए वो जाके अपने पूरे अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ सबके साथ बैठ के उनने बोला कि यार मैं ऐसा ऐसा एक्सीडेंट देखकर आया हूं, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना अपन ऐसी कार बनाए 4 व्हीलर। द आइडिया इज मेकिंग अ 4 व्हीलर
विच वील कॉल द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे सस्ती पूरी दुनिया में, चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट विल बी इवन अफोर्डेबल टू अ मिडिल क्लास मैन, मिडिल क्लास छोड़ो तुम, लोअर मिडिल क्लास मैन, $2000 की कार बना देते हैं अपन। डिस्कशन हुआ। अब आप ऐसे नैनो को अगर दिमाग से हटा दो, बात अभी तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, टाटा नैनो की हो रही है, उसको अगर आप दिमाग से हटा दो, आप अभी सिर्फ इतना सोचो कि ये आइडिया क्या है। बारिश होती है तो टू व्हीलर में घूमना पड़ता है, ट्रैफिक, धूल धक्कड़ ये सब होती है, टू व्हीलर में दिक्कत होती है। एक्सीडेंट हो जाए कभी भी, आप देखो एक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का, तो हमेशा हालत खराब टू व्हीलर वाले की होती है। पुणे में तो और इतना रिसेंट केस हुआ है, सबको ही पता होगा जो पुणे से है, ये अपना बॉलर्स के बाहर जो हुआ था पोर्शे, उसमें 2 लोग टू व्हीलर पे थे और वो बंदा कार के अंदर था। जो एक्सीडेंट हुआ उसमें टू व्हीलर वाले डाइड और उसकी कार क्रैश हुई, उसको खुद को कुछ खास ज्यादा खरोंच भी नहीं आई। तो ये तो बेसिक है, सबको पता है कि भैया एक्सीडेंट होता है तो यही सफर करते हैं। आइडिया तुम इमेजिन करके देखो, ब्रिलियंस ऑफ द आइडिया। एक भी बोर्ड मेंबर नहीं था जिसने बोला हो कि यार क्या बात कर रहे हो, ये गड़बड़। जैसे अभी अपन ने मिस्टर वेंकट का एग्जाम्पल देखा, उसमें अपने को ये दिख रहा था ना कि यार हो सकता है ना प्रॉफिट कमाए, हो सकता है अच्छा आइडिया, हो सकता है ना हो। नैनो के आइडिया में तुमको कोई भी बुराई दिख रही है, या लॉजिक में, या किसी भी चीज में? आइडिया इतना ब्रिलियंट कि मार्केट में लॉन्च होने की देरी है, हिट तो हो गई है। इतना ब्रिलियंट आइडिया। नैनो लॉन्च हुई, नैनो फेल्ड लाइक एनीथिंग। टाटा नैनो आज की डेट में भी अपने को दिखती है, लेकिन अगर एज अ कंसेप्ट, एज अ कार अपन देखें तो बोलते हैं ना, वॉज इट अ सक्सेस और अ फेलियर? इट वॉज अ फेलियर। बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से एक ये भी था कि उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी को शिफ्ट करना पड़ा एक स्टेट से दूसरा स्टेट, 18 महीने का डिले हुआ, तो लोगों का जो एक्साइटमेंट था थोड़ा कम हो गया, वो मर गया। दूसरा ये भी था कि उसके प्रोडक्शन में कुछ इंजन इस तरीके का यूज किया था, पार्ट्स इस तरीके के यूज किए थे कि 2-4 केसेस ऐसे आ गए थे कि नैनो में आग लग गई। मेजर रीजन जो था वो पता है क्या था? कि मिडिल क्लास मैन भी नहीं खरीद रहा था उसको। इनफैक्ट जिनके लिए लॉन्च किया था मिडिल क्लास, वो ही नहीं खरीद रहे थे इसको। इसका मेजर रीजन था स्टेटस सिंबल। मतलब मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, अगर कभी ऐसा मौका पड़ा तो मैं लेकर आऊंगी उसको, अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। एक MBA ग्रेजुएट ने, टॉप के स्कूल से MBA ग्रेजुएट ने इसके ऊपर पूरी केस स्टडी बनाई है, टाटा नैनो के ऊपर, कि एक ऐसा आइडिया जो होना ही नहीं चाहिए था फेल, वो क्यों फेल हुआ। बाकायदा लोगों से जाके बातचीत की, उसको यकीन नहीं आया कि व्हाट वाज द रीजन। हम खरीद के रख ले चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड अपने घर में, कल को कोई इंसान आएगा, वो देखेगा, बोलेगा सस्ती गाड़ी। समझ रहे हो? एक तरीके से यहां अपने माथे पे लिख के घूमना कि वी आर चीप। ऐसी मेंटालिटी लोगों की। ब्रांडिंग बेहतरीन की, प्राइस बहुत अफोर्डेबल, मॉडल दिखने में भी सही, अपीयरेंस उसका आउटवर्ड सब कुछ सही, बाद में फिर वो जो गड़बड़ आग वाग लगने की हो रही थी वो भी सुधार दी, कोई गलती नहीं। कंज्यूमर बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि आप जिस चीज को बोल के बेच रहे हो ना, वही चीज बैकफायर कर जाएगी। आप चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड बोल रहे हो, सामने वाले बोलेगा छी, चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड थोड़ी ना खरीदेंगे, क्योंकि उनको वो है मिडिल क्लास, उनको लेकिन चिल्ला चिल्ला के दिखाना नहीं है कि वो मिडिल क्लास है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इमेजिन नैनो फील्ड। ये सारी चीजें शायद उस टाइम पे कोई एक बोर्ड मेंबर होता जो इस कंज्यूमर बिहेवियर को समझता होता, तो वो बोलता, अपना ओपिनियन देता कि यार नहीं, एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ब्रांडिंग थोड़ी शायद अलग कर सकते हैं। कंसेप्ट अच्छा है, छोटी सी कार, हम ये बोल सकते हैं कि सिटी में कितने आराम से घूमेगी, छोटे छोटे शहरों में जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, बड़ी बड़ी कारें आप लेके नहीं जा सकते, वहां कितना, लेट्स नॉट से चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड बोल सकता था वो। किस चीज का यूज आया यहाँ पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आया?
तो इतने बड़ी बड़ी ब्रांड्स यूज करती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन अप्लाई इट इन देयर ओन वर्किंग्स ऑफ द कंपनी. इज दिस एंटायर, मैंने एक पूरी ऐसे ट्राई किया है कि एक पिक्चर क्रिएट हो शुरू से अभी तक, एक एक चीज आपस में एक दूसरे से लिंक दो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई लोग ऑनलाइन वालों, आर वी गुड टू गो? यार एक सेकेंड रुकना, मैं यहाँ कमेंट्स खोल लेती हूँ, मुझे इसमें दिख रहे नहीं है. हाँ, बहुत ही बढ़िया. चलो यार, तो एक टेबल बना ले छोटी सी, ये अभी तक जो पढ़ा इसी से रिलेटेड. चलो, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो बिजनेस होता है, साथ साथ में लिखते जाओगे बहुत आसान जाएगा. ठीक है, एक डब्बा इधर बनाओ, एक डब्बा इधर बनाओ, एक डब्बा इसके नीचे बनाओ और एक डब्बा इसके नीचे बनाओ. गाइज, जिनका जो भी कमेंट्स आ रहा है, मैं बस यहां पे मैंने खोला हुआ है, थोड़ी देर में अपन ये टेबल बना के फिर लास्ट में आई टेक इट ऑल अप. ठीक है, चलो एक और यहां बना लो और एक और बना लो यहां पे. ठीक है, चलो यहां पे अपन लिखेंगे बिजनेस. बिजनेस को अपन ने क्या बोला? आपने बोला धंधा, मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो बिजनेस हो गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या हो गया? प्रॉफिट. वेरी गुड. टू क्रिएट प्रॉफिट और सरप्लस. ठीक है, अब ये बिजनेस एक्चुअली में एक्टिविटी करती क्या है? व्हाट इज द एक्टिविटी विच इज इट डज? ये करती है भाई, ये भी अपन ने देखा, ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू, किस चीज में ट्रांसफॉर्म करती है इनपुट्स को? आउटपुट्स में. वेरी गुड. आउटपुट्स में. अच्छा, अब अपन ने बोला ये ट्रांसफॉर्म करती है इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. अब अपन ये भी देख लेते हैं भैया, इनपुट्स कौन से होते हैं और आउटपुट्स कौन से होते हैं. इनपुट्स बोले तो मेन, मतलब लेबर. मेन की जगह आप लेबर भी लिख सकते हो. दूसरा मटेरियल या रॉ मटेरियल. तीसरा मशीन. चौथा मैनेजमेंट, लैंड, कैपिटल. ये सारी चीजें अपन इनपुट के तौर पे यूज करते हैं. आउटपुट क्या होता है इसका? आउटपुट क्या पढ़ा था? इनपुट यूज करके क्या बनाता है अल्टीमेटली? क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अच्छा,
अब अपने को और थोड़ा सा क्रैक डाउन करना है तो अपन एक और चीज भी क्रैक डाउन कर सकते हैं। इसके आगे अपन एक और चीज लिख सकते हैं कि गुड्स के भी टाइप्स होते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। गुड्स के टाइप होते हैं पहले जो आपके और हमारे जैसे लोगों के काम के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। दूसरे होते हैं जो कोई प्रोड्यूसर के काम के होते हैं सामान, जिससे रॉ मटेरियल वो ये सारे गुड्स खरीदता है ना, वो हो जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तीसरे हो जाते हैं कैपिटल गुड्स। ये सारे अपन चैप्टर में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स। चौथे हो जाता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट होता है तो भैया कुछ पब्लिक भी होता होगा, पब्लिक गुड्स। मेरिट गुड्स। मेरिट मतलब जो एसेंशियल होते हैं, जरूरत की चीजें होते हैं जिनके बिना अपन काम ही नहीं चला सकते। और आखिरी में आ जाता है नॉन मेरिट, जो एसेंशियल नहीं होते। ठीक है, ये हो गए अपना पहला चार्ट। अब इस चार्ट में आपका पूरा जो अपन ने पढ़ा है कि भाई बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, किस तरीके से उसका पर्पस होता है, क्या उसकी एक्टिविटी होती है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, किसको यूज करके प्रोड्यूस करते हैं, ये पूरा अपना चार्ट बन गया। ठीक है, फर्स्ट चार्ट। नेक्स्ट आ जाओ, बॉस ये सीटी कोड, भाई लोग अभी फटाफट से अपन चार्ट साथ में बनाते हैं, उसके बाद मैं आई टेक अ गूगल मीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चार्ट पे आ जाओ, जिसमें अपन डिस्क्लोज करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। अभी अपन ने बिजनेस देखा, नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर बीई में लिख रही हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर डिसीजन मेकिंग होती है। भाई लोग अपन ने देखा था डिसीजन मेकिंग होती है ना। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या बोलेंगे अपन, क्या किया था अपन ने डिसीजन मेकिंग में, अगर अपन सही इकोनॉमिक्स की भाषा में यूज करें तो अपन ने किया था सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। मतलब सिलेक्ट किया था अपन ने अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, मूवी छोड़ा उसका ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, डिनर पे जाता है। ठीक है, तो सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, और ये ऑल्टरनेटिव जो हम सिलेक्ट करते हैं ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अस मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड। एक सेकेंड में मैं बस बताती हूं क्या होता है, घबराना नहीं। ठीक है, यहां क्या किया, सिलेक्ट किया अपन ने अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। इतना समझ में आया डिसीजन मेकिंग में, ये जो अपन ने अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है ये क्या करेगा, जैसे अपन ने मूवी छोड़ा उसका ऑल्टरनेटिव था डिनर, वो सिलेक्ट किया, डिनर ने क्या किया, उसने अपने को मोस्ट एफिशिएंट मींस मतलब तरीका, सबसे एफिशिएंट तरीका अपना जो डिजायर्ड एंड था। डिजायर्ड एंड क्या है यहां पे, मजे करना, बर्थडे पे डिजायर्ड एंड है मजे करना, मजे करने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका। एफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं यहां पे, क्योंकि अपने पास 1000 ही रुपए थे, उसमें सबसे एफिशिएंट तरीके से भैया डिजायर्ड एंड तक जो पहुंचा दे वो हमारा डिसीजन सक्सेसफुल कहलाता है। सिंपल सी बात। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग ये हो गया अपना। ठीक है, अच्छा डिसीजन मेकिंग में रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, इट रिक्वायर्स
मैनेजमेंट, किस चीज का मैनेजमेंट? अभी अपन बात कर रहे हैं कंपनी की। मैनेजमेंट होना चाहिए इक्विप्ड विथ प्रॉपर मेथोडोलॉजी। विथ प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। अब मैम ये क्या होता है? देखो, हमने बोला डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो उधर एक्सप्लेन किया, लेकिन डिसीजन मेकिंग करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ये बात कर रहा है। उसमें जरूरत पड़ेगी तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जिससे इस केस में कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपन ने डिस्कस किया। मैनेजमेंट के पास प्रॉपर तरीके होने चाहिए, प्रॉपर मेथोडोलॉजी। तरीकों को अपन डिफिकल्ट भाषा में बोले तो मेथोडोलॉजी, ठीक है। एंड एनालिटिकल टूल्स। एनालिटिकल टूल्स मतलब क्या? भारी शब्द फेंक के मारा, आसान बहुत इसका मीनिंग है। एनालिटिकल टूल्स जैसे कि आप ग्राफ बना लो, जैसे वो भैया जो बोल रहे थे कि यार सॉफ्ट ड्रिंक में बेचने में जाना चाहिए, हमको ब्रांच आउट करना चाहिए, वो लेके आए होंगे बार ग्राफ्स दिखाते हुए कि देखो पिछले इतने सालों में सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल कितनी बढ़ गई है। तो अपन भी अगर बेचना स्टार्ट करते हैं ना तो अपने लिए भी अच्छा होगा। ये सब कहलाते हैं तरीके चीजों को एनालाइज करने के। कंपेयर करते हैं, जो कई सालों में देखो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, कंपेयर कर रहे हैं ना, उस कंपैरिजन को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो इन चीजों के लिए जरूरत पड़ती है एनालिटिकल टूल्स की। जिसे सिंपलेस्ट देखें तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। मान लो अगर मैं आपको ये पाई चार्ट बना रही हूं और इसमें मैं बोलूं इतना चंक जाता है टुवर्ड्स द सेल ऑफ माउस, मतलब ये वाला माउस, चूहा नहीं, इतना जाता है टुवर्ड्स द सेल ऑफ चार्जर, इतना जाता है टुवर्ड्स सेल ऑफ बैटरी, और ये दो डिवाइड हो गए छोटी छोटी कुछ चीजों में, ठीक है, मिसलीनियस। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से बताओ अगर ये चल रहा है ट्रेंड किसी एक कंट्री में, ठीक है, कि इतने का प्रॉफिट होता है माउस से, इतने का प्रॉफिट होता है चार्जर से, इतने का प्रॉफिट होता है बैटरी से, और बाकी छोटी छोटी चीजों से बाकी बचा हुआ। अब मैं आपको पूछूं कि इस पाई चार्ट को देख के मुझे बताओ कि अगर हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेचना शुरू करना है तो किससे शुरू करना चाहिए? माउस से करना चाहिए? आसान सा था। क्या यूज किया आपने इधर? आपने इधर डेटा निकाला, पुराने डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया, कंपेयर कर लिया सबको आपस में। क्या यूज किया आपने यहाँ पे? एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। एनालाइज किया ना आपने इंफॉर्मेशन, तो उन्हीं इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए जो अपन यूज करते हैं वो अपना कहला जाता है एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। समझ में आया? तो ये अपना होता है व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। अब ये कुछ थ्योरीज होती है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनको आप यूज करके फाइनली डिसीजन मेकिंग करते हो, जो अपन आपके अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। एक एक को एग्जाम्पल समेत जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स चल रहे हैं उनको लेते हुए अपन समझेंगे, ताकि क्योंकि अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को इकोनॉमिक्स पे सीमित नहीं रहना है। इकोनॉमिक्स अपन थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं, अपने को अब क्या करना है? अपने को उसको अप्लाई करके देखना है। जैसे अपन ने टाटा नैनो के केस में अप्लाई किया, कोक के केस में अप्लाई किया, ठीक है। तो एक एक चीज कंसेप्ट उठा के अपन उसको एक एक जगह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेकर क्रैक डाउन करके आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, गो अहेड विथ योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। शुरू के 5 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डील विथ आर माइक्रो। उसके बाद आपका जो मेजर चंक या पोर्शन आता है वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये सबको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो 100 नंबर का आपका पेपर आता है। इसमें से आपका जो पूरे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको सुबह आपने बिजनेस लॉज पढ़ा होगा, वो आपका सब्जेक्टिव आता है, आपको लिखना पड़ेगा। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी यू आर लकी, आपका आता है एमसीक्यू।
एमसीक्यू के लिए जब अपन प्रिपेयर करते हैं तो पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है अपना, तो वहां पे जो आप पढ़ने का तरीका अप्लाई करोगे उसको यहां नहीं करोगे। एमसीक्यू में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स होती हैं जो अपन यूज करते हैं सही आंसर निकालने के लिए, अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ भी गया जिसका सही आंसर अपने को नहीं पता है, तो हम क्लास में वो ट्रिक्स एंड टिप्स पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो अपन 100% प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कुछ एक ना एक क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जानबूझ के जो नहीं बनता होगा। उस एक क्वेश्चन को भी किस तरीके से क्रैक करना है वो भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे, वो भी अपन देखते हुए चलेंगे क्या ट्रिक्स होती है, ठीक है। और अपन जब रिवीजन के पॉइंटर्स आपके बुक में, जैसे आपका जो मॉड्यूल आपको मिलेगा उसमें बाकायदा हर एक कंसेप्ट के बाद एक पेज छोड़ा गया है लेट्स रिवाइज। उस लेट्स रिवाइज में अपन पॉइंटर्स लिखेंगे साथ साथ में, या इस तरीके से चार्ट्स बनाएंगे। और अपन वो जो पॉइंटर्स लिखेंगे वो ऐसे पॉइंटर्स होंगे कि बाद में जब आप रिवाइज करने बैठोगे पूरा कोर्स होने के बाद, तो आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ के सीधा उन पॉइंटर्स पे आप जाओगे एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। वो पॉइंटर्स आप खुद की हैंड राइटिंग में खुद के हाथ से बनाओगे। स्मार्ट चार्ट बुक, मॉड्यूल, एमसीक्यूज, रिविजन सेशंस, ये सारी चीजें यू विल गेट फ्रॉम मी। तो मेरी आधी मेहनत, आपकी आधी मेहनत मिलके वी आर गोइंग टू अचीव द हाईएस्ट पोटेंशियल। और आप एक बार अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाओ ना, तो फिर मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या आया, कितना स्कोर आया, कितना ये आया वो आया, वो सब इस बात की बात, ठीक है। एक बार अपना हाईएस्ट पोटेंशियल इंसान अचीव कर लेना, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक्स होते हुए मैंने देखे हैं और दुनिया ने भी देखे हैं, कि फिर मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आपको 80 लेकर आना है, तो क्या पता आपका हाईएस्ट पोटेंशियल ये हो कि आप उससे भी ऊपर ला सकते हो, तो मैं क्यों आपको लिमिट करूं। अपना हाईएस्ट पोटेंशियल है 100 नंबर का, ये देख के चलो, स्काई इज द लिमिट। और मैं तो बोलती हूँ इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि आसमान से ऊपर भी कुछ तो होता है, चल के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एवरी डे आई एम गोइंग टू मीट यू इन बिजनेस इकोनॉमिक सेशंस। अपन सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, डेफिनेशंस देखते हुए चलेंगे। आज थोड़े अपन ने कम नोट्स बनाए, धीरे 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 करके यू विल गेट यूज्ड टू इट। अपन चार्ट्स एंड नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे। ओके पीपल, चलो यार, तो I'll see you guys again tomorrow. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off. क्या हो गया, थक गए?